खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधे चलते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है। अमित शाह आज गुजरात दौरे पर एपीएमसी अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। नई सब्जी उप यार्ड का उद्घाटन करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह आज गुजरात दौरे पर एपीएमसी अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ। अमित शाह आज गुजरात दौरे पर। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। एपीएमसी अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी शुभारंभ करेंगे और अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या कुछ अपडेट है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में कई कार्यक्रम अमित शाह के लगे हैं। इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम है नई सब्जी मंडी के उपयार्ड का उद्घाटन है। इस अवसर पर गुजरात के गांधीनगर में एक समिति का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का नाम एमएफसी अमृत महोत्सव दिया गया। इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस अवसर पर महोत्सव के तरफ से एक प्रकाशन पत्रिका भी तैयार की गई है। इसके काम काज, लेखा जोखा और उसकी उपलब्धियों का प्रकाशन किया जाएगा। इसके अलावा जो एपीएमसी बोर्ड है उसके सदस्यों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री की आज बैठक है। सहकारिता मंत्री बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और आगे कैसे एमपीएससी बोर्ड को आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा यह गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति है जहां पर एक पेड़ मां के नाम के अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ एक पेड़ भी लगाएंगे। कहा जा सकता है कि गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और सरकार के तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसमें लगातार उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण की कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर कह सकते हैं कि हम योगी धारा अमित शाह का इसी कड़ी में माना गया। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर लखनऊ से। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक 22 जुलाई को होगी। अहम बैठक सीईओ की नियुक्ति पर लग सकती है अंतिम मुहर। समितियों और उप समितियों के भविष्य पर होगा फैसला। 23 जुलाई को अयोध्या में संतों की बड़ी बैठक। राम भक्तों से संयम की अपील संभव। ट्रस्ट बैठक और एसआईटी रिपोर्ट के बाद संतों का संदेश रहेगा अहम। तो समितियों और उपसमितियों के भविष्य पर होगा फैसला। 23 जुलाई को अयोध्या में संतों की बड़ी बैठक। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बताएं। राम भक्तों से संयम की अपील संभव। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ट्रस्ट की बैठक और एसआईटी रिपोर्ट सौंप सकती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो अहम बैठक है उसको लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से एक बैठक पहले की जा चुकी है और जिस प्रकार से देखा जा सकता है उसमें पंचायत संपत राय और अनिल मिश्रा का जो है इस्तीफा जो दिया गया था वो मंजूर कर लिया गया था। उसके बाद बैठक में ये तय किया गया था कि 22 जुलाई को जो है एक और बैठक की जाएगी जिसमें ट्रस्ट को लेकर के जो है अहम फैसले लिए जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो है अयोध्या के संतों को की बैठक भी जो है 23 जुलाई को जो है बुलाई गई है। तो हर पहलू पर ध्यान रखा जाएगा। जिस प्रकार से एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो भी
वो भी जो है उस बैठक से पहले आ जाएगी और मुख्यमंत्री को दे दी जाएगी। उसी के आधार पर जो है आगे के फैसले लिए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि राम मंदिर मुद्दा और जहाँ जिस प्रकार से जमीन घोटाले का मामला हो या चंदा चोरी का मामला हो, काफी तूल पकड़ा हुआ है। और जिस प्रकार से जो है, हालांकि अभी तक सिर्फ 8 लोगों की जो है गिरफ्तारी की गई है। विपक्षी दल लगातार उस पर सवाल उठा रहे हैं। बाकी साफ तौर पर उनका कहना है जो बड़े मगरमच्छ है उनको बचाया जा रहा है। तो इन्हीं ये बिंदु विपक्षी के द्वारा लगातार ये देखने को मिल रहे हैं। और लेकिन जिस प्रकार से जो है अब ट्रस्ट को लेकर के जो है बैठक का ये दौर देखने को मिलेगा और एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद जो है बैठक भी है। और बैठक में जो है संतों की बैठक 23 तारीख को है। और मनीष, समितियों और उपसमितियों के भविष्य का भी जो है फैसला होगा और संतों की भी बैठक होगी, तो क्या लग रहा है इसमें? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है देखा जा सकता है, सीईओ की नियुक्ति के बाद जो है प्रशासनिक व्यवस्था में भी पूरी तरीके से बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ संत और राम भक्तों की जो बैठक है वो 23 तारीख को है। और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि लगातार ट्रस्ट में जो है संतों की अगुवाई में ट्रस्ट बनाने की जो मांग विपक्षी दलों के द्वारा की जा रही है। और कई अखाड़े हैं जो इसमें ट्रस्ट में सम्मिलित होना चाहते हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जो है ट्रस्ट में है और जिसकी वजह से इतनी बड़ी चोरी को जो है अंजाम दिया गया। तो कहा जा सकता है कि जो अखाड़े हैं उनका कहना है कि अगर संत लोग इस पूरी ट्रस्ट में रहेंगे तो जिस प्रकार की जो चोरी हुई है वो आगे से नहीं होगी। क्योंकि अब जनता का दोबारा विश्वास जीतना है। उस विश्वास के आधार पर जो है अब ट्रस्ट की जो है नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहेंगे हमारे साथ। तो राम भक्तों से संयम की अपील संभव और साधु संतों की बैठक होगी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक। अगली खबर का रुख करते खबर लखनऊ से। यूपी SSSC परीक्षा में नकल गैंग का भांडाफोड़। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन परीक्षा में नकल गैंग का भांडाफोड़। 13 आरोपी गिरफ्तार। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। 11 मोबाइल, 4 डिवाइस और OMR सीट जब्त। वाराणसी प्रयागराज से गिरफ्तारी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, यूपी SSSC गैंग का नकल गैंग का भांडाफोड़ हुआ है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से जो है नकल को लेकर के जो है पूरे गिरोह को जो है गिरफ्तारी की गई है। जिस प्रकार से यूपी अधिकृत सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के मुख्य परीक्षा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से जो है नकल कराने की जो है इनके द्वारा जो है पूरी तैयारी की गई थी, जिसके चलते जो है इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हालांकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद कर ली गई है। साथ ही साथ 11 मोबाइल, 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और प्रिंटर, प्रवेश पत्र और OMR सीट तक की जो है इनके पास से गिरफ्तारी के दौरान जो है इनके पास से मिला है। तो कहा जा सकता है कि जो एक इन आरोपियों के द्वारा, जिनके अगर मुख्य आरोपी प्रशांत सिंह और ओम प्रकाश पटेल, राकेश, रविकांत, धर्मेंद्र, ललता, ये सभी जो है आरोपी, इनके जो साथी हैं, सभी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक जो इनका गिरोह काफी समय से ये सक्रिय था, इस गिरोह को गिरफ्तारी करने के बाद जो है बहुत ही बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जिस प्रकार से इन नकल कराने के इनकी पूरी जो रणनीति थी उसको जो है पहले ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी करके जो है भांडाफोड़ किया गया है और इनको गिरफ्तार कर जेल आज इनको जेल भेजा जाएगा। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए हमारे साथ। तो 11 मोबाइल, 4 डिवाइस और OMR सीट जब्त की गई है। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया गया। 13 आरोपी गिरफ्तार। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद की गई है। अगली खबर का रुख करते खबर लखनऊ से। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी पाती। यूपी में 40 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य हुआ पूरा।
एक पेड़ मां के नाम अभियान ने रचा नया इतिहास। वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 बना जन भागीदारी का महाअभियान। पर्यावरण संरक्षण को मिली नई मजबूती। 40 करोड़ पौधे जन संकल्प का प्रतीक। सीएम का खास संदेश। भारतीय संस्कृति में वृक्षों का विशेष महत्व बताया। अरण्य संस्कृति का किया उल्लेख। हर पौधे में औषधीय गुण होने की बात कही। गीता में पीपल को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बताया। पीएम मोदी की प्रेरणा से अभियान बना जन आंदोलन। 2017 से 2023 में 3.38 लाख एकड़ बड़ा वन एवं वृक्ष आवरण। प्रदेश का हरित आवरण 9.96% तक पहुंचा। अब तक 280 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। जन्मदिन, विवाह, बेटी की विदाई पर पौधा लगाने की अपील। हर पौधा बनेगा हरित, सुरक्षित और समृद्ध यूपी की नींव। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जुड़े हुए हैं। मनीष, मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के नाम पाती लिखी है और ये विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, क्या कहेंगे, क्या अपडेट? बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लगातार जो है एक पेड़ एक माँ के नाम से जो है इनके मुहिम चलाई जा रही है। इस वर्ष जिस प्रकार से जो टारगेट था 40 करोड़ पौधों को लगाने का, वो टारगेट पूरा कर लिया गया। जिस प्रकार से देखा जा सकता है 35 करोड़ से पौधों को जो है उत्तर प्रदेश में लगाया गया। कई विभागों को अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी दे रखी थी और ये इस टारगेट को पूरा करने के लिए जो है कई दिनों से जो है इसकी पूरी मुहिम चल रही थी, जिसके चलते इस कामयाबी के बाद जो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा जो है एक पत्र लिख करके जो है अपनी इस खुशी को जाहिर किया है। जिस प्रकार से अब तक उत्तर प्रदेश में 280 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने की बात मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। जिस प्रकार से पर्यावरण को संतुलित करने का भी जो है उनके द्वारा जिक्र किया गया है। सीएम का आह्वान कि वृक्षारोपण को जन्मदिन, विवाह और बेटी की विदाई और हर शुभ अवसर से इसको जोड़ना चाहिए आम जनता को। इस प्रकार से देख सकते हैं कि बच्चों के जन्मदिन पर भी एक पौधा लगाने का जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है आम जनता से अपील की गई। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को हरित बनाने को लेकर के जो है जिस प्रकार से पोल्यूशन बाकी ग्लोबल से जुड़े इस नींव को रखने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है पत्र लिख करके जो है अपील भी की गई है और खुशी भी उनके द्वारा जाहिर की गई है कि जो हमारे द्वारा जो है इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, जिसकी वजह से हम गिनीज बुक में भी हम उत्तर प्रदेश का नाम सबसे अव्वल पर है। और कह सकते हैं कि इसी प्रकार से ये टारगेट जो है लगातार चलता रहेगा, जिससे कि आम जनता को पोल्यूशन से लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ये एक मुहिम जो है उसी के चलते जनता को भी इससे जुड़ने की बात जो है मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, आपका शुक्रिया। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने रचा इतिहास। वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 बना जन भागीदारी का महाअभियान। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नाम पाती लिखी है और बच्चों के जन्मदिन, विवाह पर भी एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की है। अगली खबर रुक करते हैं। लखनऊ से खबर है, अवैध निर्माण पर सरकार सख्त। सीलिंग के साथ होगा ध्वस्तीकरण। 2.60 लाख अवैध निर्माण चिन्हित। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। हर महीने देनी होगी रिपोर्ट। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं 2.60 लाख अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। सीलिंग के साथ होगा ध्वस्तीकरण का कार्य। 2.60 लाख अवैध निर्माण चिन्हित। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। हर महीने देनी होगी रिपोर्ट। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं अवैध निर्माण पर सरकार सख्त। सीलिंग के साथ होगा ध्वस्तीकरण। 2.60 लाख अवैध निर्माण चिन्हित। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
सीलिंग के साथ होगा ध्वस्तीकरण। 2.60 लाख अवैध निर्माण चिन्हित। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। हर महीने देनी होगी रिपोर्ट। $2.60 लाख अवैध निर्माण चिन्हित। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। सीलिंग के साथ होगा ध्वस्तीकरण। अगली खबर का रुख करते खबर सीतापुर से, जहां बेहटा ब्लॉक के तंबोर क्षेत्र में शारदा और घाघरा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटीय गांव में बाढ़ और कटान का खतरा गहरा गया है। कोलूपुरवा, बसंतापुर, मानपुर समेत कई गांव के लोग संभावित बाढ़ और भूमि कटान को लेकर दहशत में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष नदी की कटान से उनकी कृषि भूमि और मकानों को भारी नुकसान पहुंचता है, जिससे उनकी आजीविका पर गंभीर सवाल संकट खड़ा हो जाता है। उनका आरोप है कि समय रहते प्रशासन की ओर से पर्याप्त राहत और सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिल पाती। हालांकि जिलाधिकारी ने हालात पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में लेखपालों की तैनाती की गई है। प्रशासन द्वारा कटान रोकने के लिए बालू की बोरियां और सीमेंट के पिलर भी लगाए गए हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इन उपायों का अपेक्षित असर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। बढ़ते जलस्तर के बीच लोगों में भय का माहौल है और वे सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से स्थायी तटबंध, प्रभावी कटान रोधी व्यवस्था और समय पर राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि बाढ़ की स्थिति में जान माल के नुकसान को रोका जा सके। अरे बहुत बड़ा प्रकोप झेलना पड़ता है लोगों को। कैसे कि यहाँ आने जाने में तकलीफ हो जाती है। अब ये पानी बहाव कर देगा तो यहाँ कमर तक पानी आ जाएगा। जब दावा किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि लगातार काम किया गया है और कई गांवों को बचा लिया गया, तो आपके पड़ोस में कौन कौन गांव हैं जिनको सुरक्षित किया गया है? अब हमारे गाँव पड़ोस में एक बसंतापुर है, कोल्हूपुर और देवपालपुर, ये गांव पड़ोस में है। तो ये क्या बच गए हैं? बच कहाँ गए हैं? कट गए हैं। कट गए हैं। हाँ। कितने घर लगभग कट गए होंगे पिछली कम से कम 12-13 घर 12-13 घर कट गए। तो प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? तैयारी है इतना की गई है, कहीं तिगुड़िया लगती है, कहीं बंधा बनता है, कहीं कुछ होता है। अगर सही तरीके से नहीं हो रहा, सही तरीके से अगर बन जाए तो नहीं कटेगा। अरे बाढ़ के समय में तो बहुत समस्या है, तो इतना पानी आ जाए, लैट्रिन बाथरूम जाए, वह समस्या है, बहुत दिक्कत होती है यहाँ। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई है जिससे आपके घरों को ना काटे नदी? कुछ नहीं व्यवस्था यहाँ वैसा है, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। अधिकारी अब तक आए नहीं आए? यहाँ भी तो कोई नहीं, परसाल आए रहे तो हमारे सबकी को सुने, बड़े बड़े सब सुन ले, तो हमारे सबकी कोई ना सुने। चुप। इस गांव के कितने घर कट गए थे पिछली बार? 10-12 घर कटी गए। हाँ 10-12। तो प्रशासन की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई उसके बारे में थोड़ा बताओ। कुछ ना, जो कुछ मिला हो हम तो शायद जाने ना, बस खाना आवा रहा है 2-4 दिन तो टोनो टाइम से ना, कहूँ आधी रात के सांझ सवेरे के 4 बजे, तो इतना तो भूखन प्यासन इंसान बनाई पंजन उल्टा सीट तो खैस ना बनाए पैसे तो भूखन प्यासे। सीतापुर के तंबोर में हम खड़े हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं बेहटा ब्लॉक क्षेत्र के कोल्हूपुरवा और देवपालपुर बताया जा रहा है। यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है, उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा जो दावे किए जाते हैं वो नाकाफ़ी साबित होते हैं। इसी की पड़ताल करने के लिए जब हम सीतापुर यहाँ तंबोर पहुँचे थे तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये घाघरा नदी है और शारदा घाघरा नदी यहाँ पर दोनों निकली हुई हैं बताया जा रहा है। लेकिन जो पानी है वो बढ़ने लगा है, लोगों की चिंता की लकीरें वो बढ़ने लगी हैं। इसको लेकर हम यहाँ पर लोग हैं जो अपने मवेशी चराने आए हैं, इनसे भी बात करते हैं कि कटान हो रहा है या नहीं हो रहा है। दादा क्या नाम आपका? हमारा नाम राजेश कुमार मौर्य। यहाँ कटान इस वक्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन नदी खतरे में है। अच्छा, आपका गांव कितनी दूर बचा है? बचा है कम से कम 100 मीटर, 150 होगा। अच्छा हाँ 150 मीटर। तो प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की जाए? व्यवस्थाएं पर साल हुई थी, इस साल कुछ नहीं। इस साल भी कुछ नहीं हुआ। तो कटान करता है तो क्या, कैसे आप लोग बचते हैं फिर? तो बचते क्या है कि कटान करता है तो कहीं सांसद जी से फ़ोन करते हैं, कहीं से फ़ोन करते हैं, कोई आता है तो फिर देखता है उसको, यही होता है और क्या। पहले तो कोई आता नहीं, पहले यहाँ कोई नहीं आता।
अगर कोई बीमार होता तो आप लोग कैसे फिर जाते हैं जब कटान ये होता है? तो बीमार होता है तो यहाँ एम्बुलेंस आती है, मंगाया जाता है और क्या। अच्छा, अपनी यहाँ तक आ जाती है? हाँ, आ जाती है, गाँव तक आ जाती है। अच्छा अच्छा। तो ये मवेशी चराने आए हैं, इनकी चिंता की लकीरें ये हैं कि कुछ दिन बाद ही यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी और उसके बाद कटान भी होने लगेगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से ये पिलर भी लगाए गए हैं कि इसमें पिलर इसलिए लगाए गए हैं कि कटान रोका जा सके, लेकिन ऐसा शायद इनको नाकाफ़ी साबित हो रहा है, जिसके चलते ये काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जिला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, तंबौर भी पहुँचे थे, उन्होंने मॉक ड्रिल भी की और यहाँ पर लगातार लोगों से बातचीत की और इसके बाद यहाँ पर व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, लेखपालों को भी लगाया गया है। लेकिन लोगों हैं जो वो काफ़ी डरे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर गांव में पहुँचे हैं, उनके मकान भी कट चुके हैं, उनकी खेती भी कट चुकी है पिछली बार, लेकिन उन्हें मुआवजा तक नहीं प्राप्त हुआ है। तो बताया जा रहा है कि ऐसे में लोगों के काफ़ी समस्याएँ खड़ी हो रही हैं और वो अभी प्रशासन का मुँह देख रहे हैं कि कब वो हमें मदद पहुँचाएँगे और कब तक ये घाघरा और शारदा का कटान रुकेगा। सीतापुर से अबरार अली के न्यूज़ इंडिया। अगली खबर का रुख करते हैं खबर फिरोजाबाद से, जहां साइबर वज्र अभियान के तहत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना रसूलपुर दक्षिण और लाइन पार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी डिजिटल अरेस्ट, फर्जी इन्वेस्टमेंट, पेपर ट्रेडिंग, एपीके फाइल और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 37 शिकायतें दर्ज हैं और करीब 60 करोड़ रुपए के संदिग्ध साइबर लेनदेन का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, सिम कार्ड और अन्य बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कई बैंक खातों में जमा लाखों रुपए भी होल्ड करा दिए हैं। दक्षिण थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट मामले में अरबाज खान सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि लाइन पार थाना पुलिस ने 2 आरोप वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी करने के आरोप में दबोचा है। पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं और गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। एक अभियुक्त अरबाज खान को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त अरबाज खान के खाते में साइबर फ्रॉड के माध्यम से 18 लाख रुपए की धनराशि आई गई थी, जिसमें 2 शिकायतों से संबंधित करीब 58 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ था। और इसमें एक वांछित है जो उजेर है, उसकी तलाश की जा रही है और इसमें दक्षिण थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इसके पास से एक मोबाइल फोन, 2 बैंक पासबुक, एक एटीएम और एक सिम कार्ड की बरामदगी हुई है। फ्रॉड करने का मुख्य आधार इनका क्या रहता था, किसको टारगेट किया जाता था? ये जो डिजिटल अरेस्ट है, जो किसी वनरेबल व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करवा लेते थे, इसमें इन्होंने 58 करोड़ का साइबर फ्रॉड किया था, जिसमें इसके खाते में कमीशन का लालच देके 18 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए थे। अगली खबर का रुख करते हैं खबर लखनऊ से। लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री। 4200 करोड़ लागत से तैयार हुआ एक्सप्रेसवे लखनऊ कानपुर। सफर होगा तेज और आसान। दोनों शहरों के बीच यात्रा घटकर करीब 40 मिनट होगी। हरदोई लखनऊ NH पैकेज 4 का भी लोकार्पण। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर 4 लेन का शिलान्यास। यूपी के हाई स्पीड रोड नेटवर्क को मिलेगी मजबूती। डिफेंस कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स हब को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक विकास को रफ्तार। किसानों उद्योगों को लाभ। बेहतर कनेक्टिविटी से अर्थव्यवस्था को मिलेगा फायदा। दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक ट्रैफिक डायवर्जन। कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों को किसान पथ, बिजनौर, सिंसेडी मार्गों से भेजा जाएगा। इसी खबर पर एक जानकारी के संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आज रक्षा मंत्री लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है आज रक्षा मंत्री कानपुर और लखनऊ से जो तैयार एक्सप्रेसवे है उसका जो है उनके द्वारा ओपनिंग की जाएगी। करीब 3:45 पर जो है देखा उन्नाव के जो है पटुकेट खुर्द जनपद से जो है वहां से जो है उसके पूरी कार्यक्रम की तैयारी की गई है। इस मौके पर रक्षा मंत्री के साथ साथ जो है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री इस मौके पर मौजूद रहेंगे। जिस प्रकार से जो है
4,850 करोड़ की लागत से जो है इस राष्ट्रीय मार्ग की का जो को बनाया गया है, जिसका जो है आज लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम किया जाएगा। करीब 4 बजे जो है सैनिक स्कूल सरोजनी नगर में जो भी कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर भी एक फ्लाईओवर बनाया गया है, उसका भी जो है आज ही राजनाथ सिंह के द्वारा जो है उद्घाटन किया जाएगा। तो देखा जा सकता है कि आम जनता के लिए जो है अब काफी कम समय लगेगा लखनऊ से कानपुर पहुंचने के लिए। जिस प्रकार से देखा जा सकता है, जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि 35 से 40 मिनट में ही कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से कानपुर लोग जो है आवाजाही कर सकेंगे। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि काफी लोग जो है लखनऊ से कानपुर में जा करके नौकरी करते हैं या कानपुर से लखनऊ में वो ट्रेनों के माध्यम से आया करते थे, लेकिन जिस प्रकार से ये एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद जो है अब आम जनता को जो है काफी बड़ी राहत मिलेगी। जिस प्रकार से देखा जा सकता था कि कानपुर और लखनऊ के बीच में काफी लंबे जाम। ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वाहनों को किसान पथ, बिजनौर और सिसंडी मार्गों से भेजा जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।